वेलकम टू द लर्न विद लिपिका। आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे, जैसे मुझे कमेंट आया था कि सीयूईटी का तो रिजल्ट आ गया, उसके बाद हम क्या करें, कैसे एडमिशन ले। जैसे बहुत सारे बच्चों का आया था मेरे पास कि बीएड में एडमिशन उसके बाद हम कैसे ले सकते हैं। जब सीयूईटी का आपका रिजल्ट आ गया, आपके पास स्कोर कार्ड है, तो उसके बाद आप देखना, आप जो भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हो उस यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल वेबसाइट में जाके चेक करना, रजिस्ट्रेशन डेट उनका निकला होगा। तो पहले आपको उस यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, जो अमाउंट ऑफ फी रहता है। उसके बाद उनका मेरिट लिस्ट निकलता है, फर्स्ट मेरिट लिस्ट, सेकंड, थर्ड, उसके बाद ओपन काउंसलिंग भी होता है। आप उस डेट को चेक करना, उसी के बाद जब आप रजिस्ट्रेशन कर जाओगे आपको मेरिट लिस्ट निकल आएगा, तो आप अपना स्कोर चेक करना कि, और वहाँ पे भी आपका नाम आया होगा। बस उसी में चेक करना, अगर आपका आया है तो फर्स्ट में आया है तो अच्छी बात है, नहीं आया है तो सेकंड में आ सकता है, या तो फिर थर्ड सिलेक्शन में आ सकता है, या तो फिर बहुत बार मतलब बहुत सारी जगह ओपन काउंसलिंग के लिए भी जगह रहती है। तो आपको ये वेबसाइट में चेक करना है, लेकिन सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन जाके करवाना है। फर्स्ट मैं ये बताती हूँ कि बीएड करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और कितने टाइप के बीएड है। यहाँ पे अभी तक आपका जो हमारा इंटीग्रेटेड बीएड चल रहा है एंड 2 इयर्स का बीएड चल रहा है। बाकी 1 ईयर का बीएड वो आगे जाके इम्प्लीमेंट होगा, अगर NEP 2020 फुल्ली तरह इम्प्लीमेंट हो गया हर यूनिवर्सिटी में, तो वो आगे जाके 1 ईयर का भी बीएड इंट्रोड्यूस होगा। लेकिन अभी के लिए है इंटीग्रेटेड बीएड, जहाँ पे आप अपने ग्रेजुएशन के साथ बीएड कर सकते हो, जिसको करने के लिए 4 ईयर की ज़रूरत होती है। जैसे 3 ईयर आपका ग्रेजुएशन के साथ वो 3 ईयर चलता था, बाकी 1 ईयर आप एक्स्ट्रा देते हो। ओके, ये हो गया इंटीग्रेटेड, जहाँ पे BA बीएड एंड BSc बीएड होता है। उसके बाद क्या होता है, एक 2 ईयर का बीएड होता है, जो आप UG कंप्लीट होने के बाद या तो फिर PG कंप्लीट होने के बाद कर सकते हो। ओके, ये रहा 2 टाइप का बीएड। आप कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो, जैसे स्टेट में हो गया, सेंट्रल में हो गया, तो आप कहीं से भी कर सकते हो। लेकिन मेरा मानना है आप सिर्फ गवर्नमेंट का बीएड देखो, जो प्राइवेट का होता है वो, हाँ, सेल्फ फाइनेंसिंग का बीएड भी आता है, वो आप यूनिवर्सिटी चेक करना, वो यूनिवर्सिटी का कितना वैल्यू है, ये इसको देख के भी आप कर सकते हो। ओके, बाकी जितना आंध्रा बीएड हो गया या तो फिर डिस्टेंस में कोई बीएड कर रहा है, वो बीएड मत करना, वो आगे जाके आप बहुत पछताओगे। ओके, वो बीएड आप कभी मत करना। ओके, देन उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैंने बोला था, बताना चाहा था कि बीएड करने के लिए जो बच्चे अभी बीएड नहीं कर रहे हैं, मतलब अभी UG में है, PG में है, तो उनके लिए क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ओके, जो 2 ईयर बीएड की मैं बात कर रही हूँ, ये रहा 2 ईयर बीएड के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर आप UG कर चुके हो या PG कर चुके हो, तो उसके बाद क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इसके बारे में आप देखिए, वीडियो को पॉज करके देख लीजिए। जहाँ पे लिखा है आपको 50% होना चाहिए UG या PG में, या तो फिर अगर आप रिजर्व कैटेगरी के हो तो आपको 5% रिलैक्स है। ओके, तो आप 45% रख के भी बीएड का एडमिशन कर सकते हैं। उसके बाद क्या होता है, आप आर्ट्स साइंस कर सकते हैं, लेकिन कॉमर्स वाले स्टूडेंट नहीं कर सकते। जैसे आर्ट्स में हो या साइंस में हो, इसमें, लेकिन यहाँ पे कॉमर्स इंक्लूड नहीं होता है। ओके, कॉमर्स वाले बच्चे बीएड नहीं करते हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि कॉमर्स के स्टूडेंट्स बीएड नहीं कर सकते, वो एलिजिबल नहीं है। बाकी अगर आप आर्ट्स में, साइंस में या ह्यूमैनिटीज़ में हो, वो आप एलिजिबल हो। या तो फिर अगर आप बीटेक कर रहे हो लेकिन आपकी स्पेशलाइजेशन किस में, साइंस या फिर मैथमेटिक्स में है, तो आप क्या कर सकते हो, बीएड कर सकते हो। ये था मिनिमम एलिजिबिलिटी। देन क्या होता है, आपको UG या PG में 50% होना चाहिए। अगर आप रिजर्व कैटेगरी के हो तो 5% रिलैक्सेशन होती है, जिस पे आप 45% मार्क्स रख के भी आप एलिजिबल होते हो। उसके बाद आपको क्या करना होता है, CUET का एंट्रेंस देना होता है। उसके बाद वो स्कोर कार्ड जब निकलेगा, रिजल्ट निकलेगा, आप उसके बाद हर एक यूनिवर्सिटी में जाके, जो यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करना चाहते हो, वो यूनिवर्सिटी में जाके उनकी वेबसाइट चेक करना। वहाँ पे उनका रजिस्ट्रेशन मतलब डेट निकला होगा, वहाँ पे आप जाके रजिस्ट्रेशन करना। तो वो हर यूनिवर्सिटी का वेरी करता है फ़ी। ओके, जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में 300 है, बाकी जो रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए नहीं है पेमेंट कुछ भी। ओके, वुमेन भी इसमें इंक्लूडेड है। उसके बाद आपको क्या होता है, उसका मेरिट लिस्ट निकलता है, आप वहाँ पे जाके चेक करो आपका मेरिट आया है या नहीं आया। फर्स्ट नहीं है तो सेकंड, सेकंड नहीं है तो थर्ड, उसके बाद भी ओपन काउंसलिंग होते हैं। तो डिपेंड्स अपन कितना सीट वैकेंट रहेगा, उसके अकॉर्डिंग आपका हो। उसके बाद बीएड करते टाइम आपको क्या क्या करना है, जिससे बीएड के आपको कोर्स वर्क तो करना है। वो एक होता है हमारा कोर पेपर, दूसरा होता है इलेक्टिव पेपर, तीसरा होता है पेडागोजी। तो यहाँ पे आपको 2 पेडागोजी रखना था, बीएड में ये है आपको 2 पेडागोजी रखना होता है। जैसे मैंने अभी बताया, बीएड में 2 पेडागोजी आपको रखना पड़ता है, जिसका बेस पे आप क्या करोगे, टीचिंग दोगे एंड उसी के अकॉर्डिंग आप लेसन प्लान बनाओगे, तो आगे जाके वो आपको हेल्प करेगा। क्योंकि आप जब भी जॉब के लिए अप्लाई करोगे, आप कौन से पेडागोजी से हो उसी के अकॉर्डिंग आप जॉब के लिए अप्लाई करोगे। जैसे अगर मैं आर्ट्स की बात करूँ तो वो लोग 2 पेडागोजी, जैसे एक सोशल साइंस और एक लैंग्वेज का पेपर लग सकते हैं।
सो अगर आप अपने स्टेट में करते हो तो वहाँ पे एक अपना स्टेट लैंग्वेज भी ऑप्शन में होता है। लेकिन अगर आप अपने स्टेट से बाहर की कर रहे हो तो एक तो हो गया आपका सोशल साइंस, दूसरा लैंग्वेज आप हिंदी और इंग्लिश में से कोई एक को चूज कर सकते हो। तो ये हो गया आर्ट्स वाले के लिए। बाकी जो साइंस वाले या बीटेक वाले हैं उनके लिए ऑप्शन रहता है मैथमेटिक्स रहता है, सो देन होता है फिजिकल साइंस, लाइफ साइंस, इनमें से आप कोई दो चूज कर सकते हो। सो ये हो गया पेडागोजी, क्योंकि पेडागोजी सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी के अकॉर्डिंग ही आपको टीचिंग करना है, लेसन प्लान बनाना है और आगे जाके जॉब भी करना है। सो ये हो गया। देन एक क्वेश्चन आता है कि जो बीएड जब हम मतलब एडमिशन ले लेंगे तो जो एग्ज़ाम का वो हम कौन से मीडियम में लिख सकते हैं। जब बहुत सारे बच्चे हिंदी मीडियम के भी आते हैं, सो यहाँ पे दो ऑप्शन है, आप चाहे हिंदी मीडियम में एग्ज़ाम लिख सकते हो या इंग्लिश मीडियम में, तो कोई दिक्कत नहीं है। जो लोग बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन आता है क्या मैम हम हिंदी मीडियम में हैं, हम हिंदी मीडियम में क्या वो बीएड दे सकते हैं, तो यस आप अच्छे से दे सकते हो हिंदी मीडियम में, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया आपका मीडियम। सो मैंने सब कुछ बता दिया है जैसे बीएड के बारे में। सो ये हो गया बेसिक इन्फॉर्मेशन। सो अभी मैं इस वीडियो में स्पेसिफाइड CUH यानी कि मैं जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा का उसके बारे में बताऊंगी, उसका मतलब रजिस्ट्रेशन कब स्टार्ट हो रहा है, रजिस्ट्रेशन फीस कितना है, उसका सीट कितना है बीएड में और क्या क्या फैसिलिटीज उसमें अवेलेबल है, ये सब के बारे में मैं अभी डिस्कस करूंगी। ओके, द सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा के बारे में। ओके, सो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में टोटल सीटें कितना 125 बीएड में है, तो वो फिर कैटेगराइज डिवाइडेड हुआ है, लेकिन टोटल कितना है 125 सीट है। यहाँ सीट आप देख सकते हैं टोटल 125 सीट है। सो आप यहाँ पे पॉज करके पूरा देख सकते हो कौन सी कैटेगरी में कितना है, जैसे SC में 19 है एंड ST में 9 सीट है, तो ये आप देख सकते हो। ओके, सो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में उसका जो रजिस्ट्रेशन है उसका वो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है 24 तारीख को, यानी कि इस महीने के 24 जुलाई को स्टार्ट हो रहा है एंड उसका लास्ट डेट 30 जुलाई। सो 24 से 30 जुलाई के अंदर आप क्या कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। सो रजिस्ट्रेशन फ़ी कितना है 300 है, लेकिन जो SC ST एंड OBC है और PWD है उनके लिए कोई फ़ी नहीं है। तो आप 300 रुपये में आप क्या करते हो, पहले रजिस्ट्रेशन करते हो। देन 30 के बाद 31 को आपका पहला लिस्ट आएगा, मेरिट लिस्ट, जहाँ पे आपको चेक करना है कि आपका उसमें आया है कि नहीं आया है। उसके बाद क्या होगा, 1 तारीख को क्या है जो से इसके बाद 1 तारीख को आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट आएगा, आप चेक करना उसमें आपका नेम है कि नहीं। देन 1 से 3 तारीख तक आपको टाइम मिलेगा आपको एडमिशन करने के लिए। उसके बाद 4 तारीख को आपका जो वैकेंट सीट है वो दिखाया जाएगा, उसके बाद फिर सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी। तो ऐसे ही होता जाएगा। उसके बाद जो भी वैकेंट सीट होगी वो निकाला जाएगा, उसके बाद थर्ड से होगा। उसके बाद अगर फिर भी सीट बाकी रह गया है तो क्या होता है, ओपन काउंसलिंग होता है। तो ये रहा प्रोसेस। ओके, पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। एक बात मैं भूल गई, वुमेन के लिए भी ये फ्री है। ओके, रजिस्ट्रेशन फी वुमेन के लिए भी नहीं लगता है, सिर्फ UR के लिए, जैसे SC ST OBC PWD वुमेन उनके लिए नहीं लगता है, तो बाकियों के लिए 300 लगता है। ओके, देन नोटिस आप पॉज करके पूरा देख सकते हो कौन सी डेट में क्या है। सो यहाँ पे थर्ड काउंसलिंग तक डेट दिया गया है, तो आप लोग डेट को अच्छे से देख लीजिएगा, उसको याद रख लीजिएगा। एंड उसके बाद अगर सीट वैकेंट रहती है तो ओपन काउंसलिंग होती है। बताया था, अभी जानना है कि फ़ी कितना है। सो इसका फ़ी है टोटल 28,100 फॉर यूर कैटेगरी। उसके बाद कैटेगराइज जो डिफरेंट होती है वो लिस्ट मैं आपको यहीं पे वीडियो में लगा लूँगी, आप जाके वो चेक कर लेना। ओके, उसके बाद आप उसको 2 इंस्टॉलमेंट में दे सकते हो, फर्स्ट ईयर एक दोगे एंड सेकेंड ईयर फिर दोगे। ओके, तो टोटल अमाउंट है 28,100 यानी 28,100 रुपये है एडमिशन फ़ी। मतलब टोटल बीएड का जो होता है 2 ईयर का आपका होता है। सो इसके बाद आप 2 इंस्टॉलमेंट्स में दे सकते हो, पहले में 14,000 करके दे सकते हो, उसके बाद फिर 14,000 दे सकते हो, ऐसे करके आप 2 टाइम दोगे। ओके, सो ये रहा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा का फी स्ट्रक्चर। सो लास्ट से थर्ड जो है वो बीएड का है, आप लोग देख लीजिए। तो 28,100 है ऑन रिजर्व कैटेगरी के लिए, रिजर्व कैटेगरी के 23,100 करके उसको आप 2 बार में दोगे। सो ये जो मैंने फीस स्ट्रक्चर बताया ये यूनिवर्सिटी से यूनिवर्सिटी वेरी करता है। आप हर यूनिवर्सिटी में जाके, जो भी यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करना चाहते हो वहाँ की वेबसाइट में जाके चेक करना उनकी फ़ी कितना है। ये जो तो आप जो भी यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो उसका चेक करना, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी का वेरी करता है। ओके, सो किसी का कम होता है, किसी का ज़्यादा होता है, ऐसा होता है, सबका अलग अलग होता है, आप जाके वो चेक कर लेना उसके वेबसाइट में। उसके बाद जो मैंने बताया कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा में एक प्लस में वहाँ पे सीट ज़्यादा है, 125 सीट है। तो यहाँ पे आपके ज़्यादातर चांस होते हैं, फर्स्ट में नहीं हुआ तो सेकंड थर्ड या ओपन काउंसलिंग में हो जाती है। ये एक
पॉजिटिव पॉइंट है इसके। अभी बताती हूँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में आपको क्या क्या मिलेगा। जैसे यहाँ पे एक प्लस पॉइंट है, यहाँ पे सीट ज़्यादा है, 125 टोटल सीट है। उसके बाद फी स्ट्रक्चर इसका थोड़ा ज़्यादा है, आप दूसरे यूनिवर्सिटी का चेक कर सकते हो। तो अगर आपको सीट नहीं मिल रहा लेकिन ये यहाँ पे सीट बहुत ज़्यादा है तो आपका एडमिशन होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा फी स्ट्रक्चर आप कंपेयर कर लेना दूसरे यूनिवर्सिटी के साथ, इसको भी थोड़ा ऊपर नीचे रहता है। ओके, उसके बाद आपको क्या मिलेगा, आपको हॉस्टल फैसिलिटी मिलेगी जो अच्छी है। बसेस भी चलती है, लेकिन 2 बसेस चलती है जो हॉस्टल से आपको डिपार्टमेंट तक लेके जाएगी। उसके अलावा अगर कभी बस में आपको सीट नहीं मिली, जैसे भीड़ हो जाती है या फिर 2 बसेस से आप मतलब आपको टाइम पे नहीं मिलता है, तो ऑटो चलती है, तो 10 रुपये दे के आप डिपार्टमेंट तक जा सकते हो। ये रहा। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इसका बहुत अच्छा है, जैसे हर जगह हर रूम में एसी लगा हुआ है एंड वो प्रोजेक्टर का सिस्टम है, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। बाकी आपको 75% अटेंडेंस ये कंपलसरी है, हर जगह आपको 75% रखना ही है। उसके बाद जैसा होता है क्लासेस होती है, असाइनमेंट होती है, प्रेजेंटेशन होती है, आपको फील्ड वर्क करना होता है। बीएड में बहुत सारे प्रैक्टिकल वर्क होते हैं, तो इस सब में आपको इन्वॉल्व रहना होता है। तो ये हो गया क्लास। आज के वीडियो में मैंने बीएड के बारे में पूरा डिटेल डिस्कस कर लिया है, जैसे बीएड करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है एंड एडमिशन प्रोसेस क्या है, आप कैसे बीएड में एडमिशन ले सकते हो। देन उसके बाद मैंने फ़ी के बारे में बताया, फ़ी स्ट्रक्चर कैसा रहता है। स्पेसिफिकली मैंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी के हरियाणा के बारे में बताया, वहाँ पे फ़ी स्ट्रक्चर कैसा होता है एंड वहाँ पे क्या क्या फैसिलिटी मिलती है, क्या मिलता है। तो वीडियो को एंड तक अच्छे से देखना एंड वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जो अपने फ्रेंड्स ग्रुप में जो अभी सीयूईटी के एग्ज़ाम दिए हैं, जो बीएड में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट बेल आइकन का जो ऑल ऑप्शन है उसे डेफिनेटली क्लिक कीजिएगा, ताकि जो भी मैं न्यू वीडियो लाऊँ आप देख सको। अगर आपका बीएड एडमिशन हो जाता है तो वहाँ पे मैं अपने इस चैनल पे बीएड के सारा सिलेबस कवर करती हूँ। स्पेसिफिकली 2 हमारा कोर पेपर होता है और उसको मैं पूरा कवर करती हूँ, तो आपको हेल्पफुल होगा। चलिए फिर गुड बाय एंड तब तक खुश रहिए एंड अच्छे से रहिए एंड चैनल को लाइक शेयर एंड